और चलिए अब जनता के मूड की ओर रुख कर लेते हैं, जहां कांग्रेस बीजेपी पूरी तरह से लोकसभा के रन के लिए तैयार है। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर हमारी टीम वहां की जनता से बातचीत कर रही है। उनके लोकसभा क्षेत्र में कितने काम पूरे हो चुके हैं, कितने काम अधूरे रह गए हैं, सांसद जनता की अपेक्षाओं पर कितने खरे उतरे और नए सांसद से आप क्या चाहते हैं, इसको लेकर के हनुमानगढ़ में हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा ने लोगों से बातचीत की और उनके मन की बात जानने की कोशिश की। सुनिए। देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव है। हम जहां खड़े हैं वो हनुमानगढ़ जिला है और हनुमानगढ़ जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र लगती है, चूरू और श्रीगंगानगर। 2 लोकसभा क्षेत्र यहां से निकलती है और इन 2 लोकसभा क्षेत्र जो है, इन दोनों का एक कहा जा सकता है भी अच्छा खासा एक केंद्र है। इस केंद्र को समझने का हम प्रयास करेंगे भी किस तरीके से जनता का मूड है, जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, किस तरीके के मुद्दे अब की बार जो है लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले हैं। खास करके हनुमानगढ़ के मुद्दे, हनुमानगढ़ के किस तरीके के मुद्दे जो हैं वो फिलहाल चर्चा में हैं और किन मुद्दों को लोकसभा में वो चाहते हैं भी हल हो। सबसे पहले यूथ है, युवा है हमारे साथ, इनसे ही बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर अब की बार वोट करने वाले हैं? देश के युवा किन मुद्दों पर वोट? देश के युवाओं को तो देखो जी, जो बेरोजगार है उनको जॉब की ज़रूरत है, तो वो जॉब के लिए चाहिए, तो उनके लिए बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हो। और सरकार से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ हो, ताकि जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारों के लिए दूर हो सके। बेरोजगारी दूर करने की बात कही, आपके हिसाब से हनुमानगढ़ लोकसभा में किस तरीके की काम जो है हो चुके हैं और किन तरीके का काम अभी होना बाकी है, जिससे कहीं ना कहीं लोकसभा क्षेत्र में एक विकास जो है बढ़िया तरीके से किया जा सके? हनुमानगढ़ में कोई ऐसा काम फिलहाल बाकी नहीं है स्पिनिंग मिल के अलावा। स्पिनिंग मिल का दोबारा शुरू होना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी काम था, उसके लिए प्रयास भी हुए लेकिन अभी तक वो प्रयास सफल नहीं हुए हैं। दूसरा, हमारे यहाँ रिको फेज में जो गंदा पानी इकट्ठा होता है वो शहर की सबसे बड़ी समस्या है, इसको भी दूर किया जाना आवश्यक है, लेकिन ये स्टेट लेवल की है। लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में इस बार जो वोटिंग होने वाली है वो मोदी जी के चेहरे पर होने वाली है, मोदी जी के काम पर होने वाली है। मोदी जी ने जो 10 सालों में जो विकास कार्य किए हैं, जो भी आयाम स्थापित किए हैं, विश्व स्तर पर भारत का एक नाम गया है, आज उस पर वोटिंग, यूथ जो है उस पर वोटिंग करने वाला है। बेरोजगारी में भी मोदी जी ने प्राइवेट सेक्टर में इतना ज़बरदस्त काम किया है कि आज प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के काफ़ी अवसर हैं और युवा उनका लाभ उठा रहे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा भी पीएम मोदी के नाम पे एक बार फिर से वोट डालेंगे, तो आपको लगता है एक बार फिर से पीएम मोदी का जलवा तीसरी बार कायम रहेगा? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो 2 कार्यकाल रहे उससे पूर्व जब मोदी जी को प्रचार की जिम्मेदारी मिली, देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए बागडोर तब मिली, मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। सबसे बड़ा उदाहरण है जो 22 जनवरी को भगवान श्री राम लल्ला अयोध्या में विराजमान हुए। ये हमारे लिए, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। इसके आगे मैं अपील भी करूंगा आम जनता से भी कि तीसरी बारी मोदी जी को हम लाएंगे। काशी विश्वनाथ और मथुरा जीवाड़ा ये मुद्दा भी जरूर सुलझेगा। ये नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में हमारा देश में ये काम होगा, इसी विश्वास के साथ। जय श्री राम। आप क्या सोचते हैं? अभी जैसा कि आरोप लगाते हैं हमेशा, अभी पक्ष में जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं, अभी कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी है या फिर कांग्रेस जो है राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचे, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, जब भगवान श्री राम लड़ने गए थे तो ना तो उनके पास में संसाधन थे, उनके पास में सिर्फ एक सत्य था और सत्य को आधार मान के भगवान श्री राम ने रावण से लड़ाई लड़ी। तो वैसे ही जो कांग्रेस पार्टी है वो इनके जो संसाधन है, ईडी, सीबीआई और जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्होंने पैसा अर्जित किया है, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मेरे साथी अभी कह रहे थे, ये खुद अभी थोड़े दिनों विधानसभा चुनाव में आरएलपी की तरफ से बोल रहे थे, तो मैं इनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेता। इस बार जो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर 10 सीटें तो कम से कम कांग्रेस लेके ही आएगी। तो जब राजस्थान से ये सारी सीटें नहीं जीत पाएंगे तो यूपी, बिहार तो ये भूल जाए, और महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि जो इस बार का चुनाव है वो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ा जाएगा। इन्होंने 2-2
जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको अंदर कर दिया, अपनी सरकारी संस्थानों का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस बार कांग्रेस जो है वो अपनी सरकार जरूर बनाएगी। जैसा कि आपने कहा अभी दो सीएम जो है ईडी सीबीआई का हमेशा विपक्ष जो आरोप लगाती रही है, ईडी सीबीआई को लेकर जिस प्रकार से चुनाव में हमेशा विपक्ष का आरोप रहता है, अभी चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या आपको लगता है अभी विपक्ष जो कह रहा था, हमेशा ही कह रहा है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर जो है चुनाव जीतने का हमेशा भाजपा प्रयास करती है, तो क्या इन बातों में कितनी सच्चाई मानते हैं? देखिए, ये बिल्कुल एकदम सही बात है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। आप देखिए, जब जितने भी शराब घोटाले का जो ये दे रहे हैं नाम, तो इसमें जिनको सबसे पहले अरेस्ट किया गया उनसे ही इन्होंने 55 करोड़ का चंदा लिया। उसके बाद में जिस भी नेता के पास में ईडी या सीबीआई गई है, उसके बाद में उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में एक पार्टी विशेष को चंदा दिया है। तो ये अपने आप में तथ्य को साबित करता है कि अगर आप या तो हमारे साथ आ जाओ, हमें चंदा दो, अन्यथा आपको जेल में ढक दिया जाएगा। तो इस तरीके से विपक्ष को खत्म करने की जो साजिश चल रही है, और लोग अब इस तरीके से भी कहने लग गए हैं कि अगर ये चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो शायद 2029 के अंदर ये चुनाव ही नहीं होने देंगे, क्योंकि ये तानाशाही शासन को लेके आ रहे हैं। इसीलिए लोकतंत्र बचाओ जो हमारा इस तरीके का इंडिया गठबंधन का अभियान चल रहा है। एक बार फिर से एक युवा है हमारे साथ, क्या सोचते हैं यूथ, क्या सोचता है यूथ, क्या सोचता है? भाई लोकसभा चुनाव आते हैं चले जाते हैं, विधानसभा चुनाव भी रहे, यूथ क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या है? भाई किस तरीके का जो है पार्टी के पास जो काम होने चाहिए, वादे होने चाहिए? पार्टी के पास वादे तो यही होने चाहिए कि सबसे बढ़िया आपको आगे से आगे टेक्नोलॉजी का भी फ़ायदा मिलेगा, और साथ साथ में आपको टेक्नोलॉजी से ही आपको शिक्षा और प्रगति मिलेगी। तो एक राय एक यही है कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, और जो आसपास हमारे पहले मोदी के काल से पहले हम देखते आए हैं कि बहुत ज़्यादा बम विस्फोट होते थे, और मोदी ने बहुत अपने वादों को पूर्णतः निभाया है और उसमें काफ़ी सुधार आया है। और आगे भी मुझे लगता है कि मोदी को अगर हम वोट करेंगे और तो सबसे अच्छा रहेगा। जैसा कि लगातार यूथ भी कह रहा है, बेरोजगारी की बात कह रहा है, और जय श्री राम के भी नारे लगे हैं, राम लल्ला की जो वहाँ पर अयोध्या में स्थापना हुई, तो क्या लगता है राम लल्ला के नाम पर एक बार फिर से बीजेपी जो है बहुमत के साथ, जैसा बीजेपी बार बार कह रही है 400 पार संभव है? नहीं, आपने रामलला का पूछा है तो बीजेपी जो 2014 को सत्ता में आई रामलला के नाम पर ही आई, और 19 में आई रामलला के नाम पर आई, और 19 में आकर के जो अपना वादा था वो वादा पूरा किया। इससे हिंदू जनमानस पूर्ण रूप से इस सरकार से संतुष्ट है। और रामलला की बात क्यों करें, अभी काशी और मथुरा भी बाकी है। हिंदू जनमानस उसको लेकर के भी वोट करेगा। देश की जनता में जो रामलला का जो है वो बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है कि जो कहा इन्होंने वो करके दिखाया। जो मुद्दा 500 सालों से अटका पड़ा था, 3.5 लाख से अधिक हिंदुओं का जहाँ पर बलिदान हो गया था, एक जनमानस की एक सबसे बड़ी भावना जो कि रामलला के साथ जुड़ी हुई थी वो परिपूर्ण हुई है। तो बेशक लोग जो है वो रामलला को लेकर के वोट करेंगे। रामलला के अतिरिक्त भी 370 को लेकर के बम्पर वोटिंग होगी। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी बात करूं तो 370 जैसा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि कश्मीर भारत का अंग होते हुए भारत का अंग नहीं था, जिसको पूर्ण रूप से जो कि भारत देश में समावेशित किया। अखंड भारत की ओर एक ये प्रथम कदम जो इस सरकार ने उठाया है, बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है। इन मुद्दों को लेकर के वोटिंग अवश्य की जाएगी। जय श्री राम, जैसा आपने कहा, राम की स्थापना के बाद मथुरा और काशी अगला टारगेट है, कहा जा सकता है वहाँ पर भी जो है स्थापना होगी। तो मथुरा और काशी को लेकर के अभी से आश्वस्त हैं आप सब? बिल्कुल, पूर्ण रूपेण। जब प्रभु श्री राम के मंदिर की बात आती थी तो विपक्ष कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी बताई गई और उद्घाटन भी किया गया। ठीक उसी प्रकार से काशी में बिल्कुल भगवान नंदी जो हैं वो अपनी सींग बिल्कुल हिलाएंगे, और जो भारत देश की छाती पर
जो एक खंडर नुमा खड़ा हुआ है बिल्कुल गिरेगा, और वहाँ भी बिल्कुल काशी में भी होगा और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी उद्धार होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हिंदू जनमानस पूर्ण रूप से इस बात को लेकर के आश्वस्त है। आप क्या सोचते हैं, लोकसभा अपना श्री गंगानगर भी लगता है, राधा ईसा जो चूरू का लगता है, आपके हिसाब से हनुमानगढ़ में हम खड़े हैं, हनुमानगढ़ में किस प्रकार के काम जो है अभी होने बाकी हैं और किन उम्मीदों पर आप हो भी लोकसभा में कम से कम सांसद जो हमारे यहाँ ये काम करें? हनुमानगढ़ में जो पिछला कार्यकाल रहा है हमारे कांग्रेस का, उसमें बहुत ही ज़्यादा विकास कार्य हुए हैं। लगभग 15 से 25 अंडरपास बनाए गए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाया गया, नर्सिंग कॉलेज बनाया गया, और इसी के साथ जो मेडिकल कॉलेज बनाया गया उसमें 300 बेड का हॉस्पिटल भी बनाया गया है। और पिछली सरकार थी उसमें गरीबों को थैला भर के सामान दिया जा रहा था, और इस बार मोदी जी खाली थैला लोगों को दे रहे हैं। तो पिछली जो गहलोत सरकार थी उसने इतनी योजनाएं दी हनुमानगढ़ को, जो भी विधायक ने बोला वो यहाँ किया गया, और जाते जाते उन्होंने स्पिनिंग मिल के बारे में भी बोला और विधानसभा में भी घोषणा की कि स्पिनिंग मिल शुरू कर देंगे। ये तो हमारे शहर का दुर्भाग्य है कि यहाँ सरकार बदल दी गई, वरना अगर कांग्रेस सरकार रिपीट होती तो स्पिनिंग मिल जरूर शुरू होती। और जो अब बीजेपी सरकार आई है उसका ये स्पिनिंग मिल पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, क्योंकि स्पिनिंग मिल हमारा एक हार्ड टच मुद्दा है। अगर ये शुरू हो जाती है तो बेहतरीन रोजगार मिलेगा यहाँ स्पिनिंग मिल के लिए, और बीजेपी ने ही इसको बंद करवाया था स्पिनिंग मिल को। तो मेरे हिसाब से तो इन 5 सालों में फिर ये स्पिनिंग मिल का मुद्दा है जो बंद हो चुका है। आपसे जानना चाहेंगे, इन्होंने कहा राम मंदिर के नाम पर यूथ चाहता है बेरोजगारी खत्म हो, और राम मंदिर की भी बात आई, काशी और मथुरा की भी अब बातें सामने आने लगी हैं। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में किस प्रकार के मुद्दे अब की बार हावी रहेंगे? देखिए, जहाँ तक युवाओं की बात है, बेरोजगारी की अगर अपने करें तो आपने पिछले कुछ समय से देखा होगा कि भारत में एक नया प्रयोग जो है वो शुरू हो रहा है। पहले ज़्यादातर युवा जो है वो इस बात पे कंसंट्रेट करता था कि हमें नौकरी मिले, लेकिन नौकरी के अलावा भी स्किल डेवलपमेंट के जो अन्य कार्य करके और अपने किस तरीके से एक नया अपना कार्य शुरू कर सकते हैं और स्वयं देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा सहयोग कर सकते हैं। और उसके लिए आपने देखा कि पीछे सरकार ने अपनी तरफ से योजनाएं भी चलाई। केंद्र सरकार ने अलग अलग मुद्रा योजना और इस तरह के, और बैंकों को भी आग्रह किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है युवाओं को इसमें प्रशिक्षण दे करके स्किल डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम हैं वो किए जाएं। और इससे निश्चित रूप से भारत जो है वो अर्थव्यवस्था में एक तरीके से उभरा है। और जैसा कि पिछले कुछ समय से बातें चल रही हैं, आने वाले कुछ सालों में भारत जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था में 3रे स्थान पर विश्व में आ जाएगा, ऐसा ट्रेड जो पंडित हैं उनका भी अनुमान है। तो मेरा ये एक सोचना है कि किसी भी तरीके से युवा यदि बेरोजगारी के बारे में सोचेगा तो भी, युवा केवल और केवल आज का जो युवा है वो केवल अपनी पेट की फिक्र नहीं कर रहा, वो ये भी सोच रहा है कि राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा। अब वो राष्ट्र को अपना सर्व समर्पण देने के लिए भी खड़ा है, और हिंदुत्व के नाम पर भी वोट पड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हिंदुत्व कोई एक तरीके से कोई इसको जाति में या संप्रदाय में नहीं बांटिए। कहते हैं कि हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत तक की जो धरती है वो सारी हिंदू भूमि है। हिंदू एक तरीके से राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि उसमें रहने वाले जो हैं वो एक सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। वो फिर चाहे मुसलमान हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे हिंदू है, सभी एक तरीके से हिंदुस्तान में जो रह रहा है वो हिंदू है, ऐसा हम मान करके चलते हैं। और इस हिंदू राष्ट्र को कैसे परम वैभव तक लेके जाना है, इसको लेकर के भी युवा अपना वोट करेगा। और उसमें मोदी जी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। आपने पीछे देखा होगा 370 धारा हटनी हो, या राम मंदिर बनना हो, या काशी विश्वनाथ का कार्य आगे चलना हो, या मथुरा में इस तरह भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मस्थली थी उसका उद्धार करना हो, इन सभी में जिस तरीके से मोदी सरकार कार्य कर रही है उसको लेकर के भी निश्चित रूप से युवा इसके लिए वोटिंग करेगा। और आप देखना, चाहे वो महिला है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो युवा है, हर व्यक्ति राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में मोदी सरकार के साथ रहेगा। और बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है
कि जैसा अभी चल रहा है बातों में कि 400 पार अब की बार, मेरा ऐसा मानना है कि सरकार निश्चित रूप से आएगी और बड़े प्रचंड बहुमत के साथ आएगी, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि इन्होंने कहा भी अब की बार 400 पार, इन्होंने राम मंदिर के अलावा बहुत सारी बातें कही। आप क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, जिस प्रकार से हमारे लोकसभा क्षेत्र में आपको क्या परेशानियां महसूस होती है और आगे क्या कामों की आप उम्मीद करते हैं? देखिए जी, ये जो चुनाव है ये राष्ट्र का चुनाव है। यहाँ जो और मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं। कांग्रेसी भी ये दिल से मानते हैं कि इस बार आना तो मोदी को ही है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कांग्रेसियों में एक होड़ लगी हुई है कि कब हम बीजेपी में जाएं, कब हम बीजेपी में जाएं। जब मिर्जा जी कांग्रेस में थे और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण जो कांग्रेस ने ठुकराया था, उस वक्त मिर्जा जी ने कहा था कि ये कांग्रेस ने अपनी सबसे बड़ी भूल की है, आने वाले वक्त में एक लहर चलेगी। अब एक देखिए, इन्होंने एक नियुक्त किया, आज ही गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ दी और ये कहा कि मैं सनातन का विरोध सहन नहीं कर सकता। और कांग्रेसी भी अंदर से जानते हैं जो हिंदू हैं कि हम ऐसी कांग्रेस को कैसे वोट दे सकते हैं जिसने राम मंदिर के खिलाफ इतने वकील खड़े किए। हम ऐसी कांग्रेस को कैसे वोट दे सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपके घर में शादी का कार्ड आता है, आपकी जाने की इच्छा नहीं होती है, क्या आप उसमें लिखित में देते हो कि हम आपकी शादी में नहीं आएंगे? शुभ कार्य में कभी लिखित में दिया जाता है क्या? कांग्रेस एक डूबता जहाज है। एक कहावत भी है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है। यही वजह है कि आदरणीय राहुल गांधी जी को ऐसी लोकसभा क्षेत्र ढूंढना पड़ रहा है जहां बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक है। अर्थात वायनाड में जो बहुसंख्यक समाज, जो पूरे भारत में जो बहुसंख्यक है, वो वहां अल्पसंख्यक है। यही वजह है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है भाजपा ईडी, सीबीआई और इनका बहुत दुरुपयोग करती है। विपक्ष के नेताओं पर 95% जो है कार्रवाई हुई है, खुद के पे नहीं हुई। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये पहले तो कहते थे कि आपके पास ईडी है, सीबीआई है, जांच क्यों नहीं कराते? आपके पास ईडी है, सीबीआई है, जांच क्यों नहीं कराते? और जब जांच करा रहे हैं तो कहने ले जी जांच क्यों करवा रहे हो? ये आपको सुझाव देने से पहले सोचना चाहिए था। मोदी जी को ये सुझाव तो दे देते हैं, बाद में इनका पचना इनके खुद के समझ से बाहर हो जाता है कि ये क्या हो गया। तो सबसे पहले तो इनको घर सुधारना चाहिए, इनको खुद को ध्यान रखना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। क्योंकि पप्पू है वो क्या है कि सेल्फ गोल करता है। वहां जाके अब बताओ, शक्ति, ये नवरात्रा आने वाले हैं, हिंदू धर्म में एक शब्द आता है शक्ति, उसको बोलने की आवश्यकता है? वो खुद सेल्फ गोल कर लेता है और उसके बाद में ज्ञान देता है। वो हिंदुत्व पर ज्ञान देता है, क्या उसकी हिम्मत है कि वो किसी अन्य धर्म के बारे में ऐसे ज्ञान दे सके? और चाहते हैं कि फिर कहते हैं ईवीएम हैक होगी। ईवीएम हैक नहीं, जनता का दिल हैक हो गया। क्या आपकी बार लगता है अभी जो भाजपा को वोट इन्हीं मुद्दों पे दिए जाएंगे? बिल्कुल इसी मुद्दे पे आएगा जी। भाजपा को वोट हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आएगा और कांग्रेस खत्म हो जाएगी। नॉन पॉलिटिकल सवाल आपसे, बिना कोई लाग लपेट, बिना कोई आपने हिचकिचाए, चाहे वो आपकी सरकार रही हो चाहे किसी की रही हो, लोकसभा अपना क्षेत्र है, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी मूलभूत जो सुविधाएं या फिर मूलभूत जो ज़रूरतें हैं वो सांसद कर सकता है पूरी, और उन्हें पूरी करना सबसे पहले ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो सांसद निधि का इस्तेमाल आज तक जो हुआ है वो गंगानगर क्षेत्र के अंदर, गंगानगर की जो विधानसभाएं हैं उनमें ज़्यादा हुआ है। हनुमानगढ़ की 3 विधानसभाएं लगती है, संगरिया, हनुमानगढ़ और पीलीबंगा, ये विकास से अछूते रह गए हैं। तो सबसे पहला तो मेरा मानना है कि जो भी सांसद जीते उसको एक तो रेलों के लिए, यहाँ से रेल संचालन के लिए काम करना चाहिए, और जो ये अब तक जो हनुमानगढ़ से सरदार शहर की अभी रेल लाइन अछूती है, इसका काम देखना चाहिए। किसानी यहाँ का सबसे बड़ा आय का सोर्स है इस लोकसभा क्षेत्र का, तो किसानी को मजबूत करने के लिए जो एमएसपी का वादा है उसको सरकार को निभाना चाहिए। ये मुद्दे प्रमुख रूप से रहने चाहिए। आप क्या सोचते हैं, हनुमानगढ़ गंगानगर लोकसभा का हिस्सा है और हनुमानगढ़ में किस तरीके की नशे की जो सबसे ज़्यादा जो अभी यूथ में सबसे ज़्यादा है, तो नशा ख़त्म करने के लिए क्या प्रयास लोकसभा क्षेत्र में यानी सांसद के द्वारा किए जा सकते हैं, और क्या समस्याएं जो आपको यहाँ लगती है? नशा ख़त्म कराया जाएगा, और यहाँ पे नशा बहुत ही अधिक फैल चुका है और नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कुलदीप पंडेरा यहाँ पर बहुत भारी मतों से जीतेंगे। जो किसान आंदोलन है उसका फैक्टर लोकसभा चुनाव में गंगानगर लोकसभा सीट पर पड़ेगा, जिसके कारण कुलदीप इंदौरा जी भारी मतों से यहाँ जीतने वाले हैं। ये थे हमारे साथ वो तमाम लोग जिनसे हमने जानने का प्रयास किया। एमएसपी का मुद्दा हो, यूथ में कहीं ना कहीं अगर अपने बात करें नशे का मुद्दा हो, या इसके अलावा जैसा इन्होंने कहा भी रेल सुविधाएं जितनी बढ़ाई जा सकती हैं वैसा हो, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर
सभी जनता ने अपनी अपनी अलग अलग राय रखी। कोई जो है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर नाराज़ था, तो कोई जो है कहीं ना कहीं कहा जा सकता है भी जो कांग्रेस के जो है राम मंदिर के निमंत्रण ठुकराने से नाराज़ था। जनता के मूड में बस इतना ही। हनुमानगढ़ जो ज़िले में हम यहाँ खड़े थे और हमने श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र के जनता से जानने का प्रयास किया था भी आखिर जनता का मूड क्या है, जनता की नब्ज़ टटोलने का प्रयास किया था। मेरे सहयोगी राकेश छिंपा के साथ कुलदीप शर्मा। तो जनता के मूड में हमने देखा कि हनुमानगढ़ की जनता के आखिरकार इस चुनावों को लेकर के क्या है राय। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।